रीबर्थ ऑफ माई एजेंट वाइफी एपिसोड 20। ये इस लड़की से बात क्या कर रहा है, इसने इसके भाई को मारा फिर भी। वो बूढ़ा आदमी टीवी में देखकर गुस्से से बोला, जहां चिंटू मोना और उस रेड ड्रेस वाली लड़की से बात कर रहा था। लेकिन ये लोग कर क्या बात रहे हैं? राणा भी कंफ्यूज होकर बोला, ये लोग किसी काम के नहीं है राणा, मेरे सालों की मेहनत और इन लोगों पर लगाए पैसे सब बर्बाद कर दिया। वो बूढ़ा आदमी राणा और सभी डॉक्टर्स को देख बोला तो सभी के सिर नीचे हो जाते हैं। ऊपर उस रूम में अंकित की सारी टीम उस केबिन में बंद थी और अंकित अभी भी टेबल पर लेटा हुआ था बेहोश। यार कुछ करो, हम कब तक भूखे प्यास बांध रहेंगे यहाँ पर? रूही होश में आकर बुरा सा मुंह होश कर बोली सभी को देखकर, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक कोई बाहर से डोर ना खोल दे। जीतू रूही की बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोला तो रूही रोनी सी शकल बनाकर बोली, मतलब हम लोगों की मौत इसे ही लिखी है? पता नहीं, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने पायल को वीडियो भेजा तो लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, मतलब शायद कोई नहीं आना वाला। मोहिनी बोली तो रूही बोली, अच्छा तो फिर हम इंतजार करना चाहिए, कोई तो आएगा ही, देखते हैं। मोहिनी गहरी सांस लेकर बोली। तभी केबिन के बाहर अंकित अपनी एकदम आंखें खोल लेता है और फिर आसपास देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। ये देख वो अपने हाथ पैरों से रस्सी खोलकर बैठता है तो उसे बहुत तेज प्यास लगती है, लेकिन ये प्यास अजीब थी, उसे पानी पीने का मन नहीं हो रहा था और कुछ उसके साथ क्या किया इन लोगों ने अंकित समझ नहीं पा रहा था। और फिर आसपास कुछ देखने लगता है, उसे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है जिसे पीकर वो अपनी प्यास बुझा सके। उसे शरीर में कमजोरी भी महसूस हो रही थी जिससे उसे खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी और अगले पल ही वो गिर पड़ता है। और किसी चीज के गिरने की आवाज सुनकर रूही, जीतू, मोहिनी और अजीत एक दूसरे को देखते हैं और फिर जल्दी से खड़े होकर बाहर देखते केबिन के अंकित सर को नीचे पड़ा हुआ देखकर सभी शौक रह जाते हैं। सर होश में आ गए। रूही खुश होकर बोली, अरे लेकिन फिर नीचे क्यों गिर पड़े? जीतू कंफ्यूज होकर बोला तो मोहिनी उसके सिर पर हल्का सा मारकर बोली, गधे, भूल गया उनका अभी ऑपरेशन हुआ है तो उनके बॉडी में इतनी ताकत कैसे होगी कि वो खड़े भी हो सके। मोहिनी की बात सुनकर सभी लोग हाँ में सिर हिला देते हैं। तो फिर सर को बोलो ना कि वो खड़े होकर इस केबिन का डोर खोल देते ती, हम लोग उन्हें यहाँ से आराम से बचा कर ले जा सकते हैं। रूही सभी देख बोली, जिसे सुनकर सभी लोग कांच में हाथ मरते हुए अंकित को आवाज लगने लगते। सर सर बोलकर अंकित तक उनकी आवाज तो नहीं पूछ पा रही थी, पर वो उसकी नजर जरूर उसकी उन पर पड़ जाती है और वो उन सब को देख कुछ देर सोचने लगता है और आईटी खड़ा होता धीरे धीरे। ये देख सभी लोगों के आंखों में चमक आ जाती है। अंकित उनके तरफ कदम बढ़ता है तो 2 कदम के बाद वो फिर से गिर पड़ता है। आराम से सर, रूही और मोहिनी बोली। अंकित उन्हें देख फिर से खड़ा होता है, उनके पास आ जाता है। वो अपने हाथ से कांच पर हाथ फेरने लगता है जहां रूही और मोहिनी खड़े थे। अरे सर डोर खोलो, रूही डोर की तरफ इशारा करके बोली। मोहिनी भी डोर की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन अंकित तो पास उन दोनों को देख जा रहा था और जिन नजरों से वो देख रहा था वो जीतू और अजीत को अजीब लग रही थी और वे दोनों कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देख रहे थे साइड में होते हुए। मोहनी फिर कुछ सोचकर रूही से बोली, लगता है सर को दिखना होगा कि डोर कैसा होता और कुदू कैसे खोलते हैं। इतना बोल डोर कर पास आ जाती है और रूही को भी अपने पास आने का इशारा करती है। वो डोर के पास जाती है तो अंकित बाहर से डोर के पास आकर उन दोनों को देखकर कांच पर हाथ फेरने लगता है। अरे सर नीचे कूदी खोलो ना, रूही नीचे की तरफ इशारा करके बोली और मोहिनी भी ऐसा ही कर रही थी। अजीत और जीतू वायर देख रहे थे और वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सारी की यदस्त मिटा दी उन लोगों ने जो इन्हें कुछ नहीं पता और इन दोनों को इस तरह क्यों देख रहे हैं। दोनों ये सोच ही रहे थे तभी वे लोग देखते हैं कि अंकित सर ने डोर की कुंडी खोल ही दी आखिर उन दोनों का इशारा समझकर, और डोर खोलते ही रूही जल्दी से अंकित के गले लगकर बोली, थैंक्स सर, आपने हम बचा लिया हर बार की तरह। मोहिनी भी अंकित के पास खड़ी थी। मुस्कुराते हुए अंकित के बॉडी में परिवर्तन आने लगता है और वो अपना एक हाथ रूही की कमर पर रख उसे खुद से चिपका कर फिर मोहिनी जो उसके पास ही खड़ी उसे भी खुद से चिपका लेता है, जिसे देख अजीत और जीतू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। और इधर रूही और मोहिनी मुस्कुरा कर आदित गाले लगे हुए थी। अंकित के साथ वे दोनों इतना ज्यादा घुल मिल गई थी कि वे कभी इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा सकती थी कि अंकित सर उन्हें गलत तरह से छू भी सकते हैं। इसलिए वे दोनों बस उनका प्यार समझ उनके गाले लगे हुए थी कि सर को उनकी चिंता और कुछ नहीं। पर अजीत और जीतू समझ गए थे कि अंकित सर के अंदर का शैतान बाहर आ गया है इस ऑपरेशन के बाद, और दोनों जल्दी से आगे बढ़कर अंकित के पास आकर रूही का हाथ पकड़ जीतू और मोहिनी का हाथ पकड़ अजीत उन दोनों को अंकित सर से दूर करने लगते हैं।
पर अंकित ने दोनों कमर से पकड़कर खुद से कसके चिपका लिया था और अजीत और जीतू को गुस्से से घूरता है तो उसके आंखें नीली हो जाती है, जिसे देखकर जीतू और अजीत शोक रह जाते हैं। जीतू, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। अरे मैं बस सर के गले ही लगी हूँ, उन्हें हमरे मदद की जरूरत है, देखा नहीं उनके साथ क्या हुआ है। रूही गुस्से से जीतू को देखकर बोली, अजीत यार तुम क्या हो, मेरे समझ में नहीं आते हो। वैसे तो तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देते हो और अब सर के गले लगे हुए हूँ, तुम्हें जलन हो रही है। अरे वो मेरे भाई जैसे, कुछ तो शर्म करो। दोनों की बात सुनकर जीतू और अजीत एक दूसरे को देखते हैं और फिर अंकित की नीली आंखों को तो वे दोनों डरते हुए कुछ बोलते, तभी अंकित गुस्से में रूही और मोहिनी को छोड़कर अजीत और जीतू के मुंह में एक एक हाथ से एक एक मुक्का मरता है ना दो, वे दोनों उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। ये देख के कर मोहिनी और रूही के मुंह खोले के खोले रह जाते हैं और वे लोग जब अंकित को देखती है तो और हैरान रह जाती है अंकित की नीली आंखें आंखें देखकर। भागो वहां से। जीतू जो दर्द में नीचे पड़ा हुआ था वो रूही और मोहानी से बोला तो दोनों अपने शोक से बाहर आकर चीखते हुए भागती है एक अलग दिशा में। बचाओ मुझे कोई, रूही भागते हुए बोली। उसके पीछे अंकित पड़ गया था। मोहिनी भी दूसरी दिशा में जाकर भाग रही थी और उनकी हालत देखकर अजीत मोहिनी के पास आकर उस केबिन में जाकर डोर बंद कर लेता है और अब जीतू की हालत खराब हो रही, वो कैसे बचाए रूही को। मोहिनी और अजीत परेशान होकर केबिन में से ये देख रहे थे। भागो पागल जल्दी से, मोहनी बोली तो अजीत उसे घूर के बोला, अच्छा तुम तो बहुत समझदार थी जो उनके गले लगी हुई थी। अरे हम पता थोड़ी था कि सर बदल गए हैं, उनका व्यवहार भी हमारे प्रति। मोहिनी उदास होकर बोली और बाहर देखने लगती है जहां रूही अंकित सर को गोल गोल घुमा रही थी भागते हुए और जीतू बस साइड में शोक होकर ये देख रहा था। आखिर में अंकित वही जिए पड़ता है बेहोश होकर कमजोरी के कारण। तो रूही रुक थोड़ी दूरी पर बैठकर बोली, अब और नहीं भाग सकती, मैं थक गई। जीतू ये देख और उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर उसके पास बोला, उसकी जरूरत नहीं, तुमने अच्छा काम किया, ये सर बेहोश ही हो गए। जीतू रूही के सिर पर हाथ फेर कर बोला तो रूही उसे देखती है, जिसे देख जीतू अपना हाथ उसके सिर से हटा लेता है। तभी अजीत और मोहिनी उस केबिन से बाहर आकर रूही की तारीफ करते हैं कि उसने ये सही किया। सर के होश में आने से पहले हमें इन्हें यहाँ से लेकर जाना होगा। अजीत बोला। अंकित को बेहोश देखकर तो सभी हाँ में सिर हिलाकर सोचने लगते कि यहाँ से कैसे निकाला जाए। दूसरी तरफ सीएम सर के ऑफिस में पायल और सीएम सर मुस्कुरा रहे थे। हाँ, इस लड़की में कुछ बात, तो इसने कितनी आसानी से एक खूनी इंसान को मार दिया है, लेकिन अब इस क्या बात कर रही है, इस भी मार देना। सीएम सर बोले टीवी में देखकर। तो पायल भी एक नज़र टीवी में देखकर बोली, मुझे लग रहा है सर की प्रिया मैडम इस समझा रही है कि ये जो कर रहा है वो गलत है, और क्या पता आदमी मैडम की बात मान तो हमारा ही फायदा होगा, बाकी लोगों को मारकर असली मास्टर माइंड तक पूछा जा सके। पायल की बात सुनकर सीएम सर के आंखों में चमक आ जाती है और वो हाँ में सिर हिलाकर बोले, ऐसा हुआ तो इससे अच्छा और कुछ हो भी नहीं सकता। पायल भी हाँ में सिर हिला देती है और फिर दोनों सामने टीवी में देखने लगते हैं जहां रेड ड्रेस पहने लड़की की बात सुनकर चिंटू बोला, बेबी तुम सॉरी मत बोलो, लेकिन इस लड़की ने मेरे भाई को मारा है तो इस मुझे मराना ही होगा। चिंटू अपने सामने खड़ी लड़की यानी मोना देखकर गुस्से बोला तो मोना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसे देखकर बोली, अच्छा तो कोशिश करके देखो लो। जिसे सुनकर चिंटू मोना की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है जो लंबा होते हुए मोना की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। सभी लोग वायर देखकर हैरान थे। मोना अभी शांत खड़ी थी जब तक चिंटू का हाथ उसके पास नहीं आ जाता है और उसके पास आते ही मोना अपने पीछे से दूसरा चाकू निकालकर उसके हाथ में चाकू मारने को होती है, पर चिंटू वायर देख लेता और जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है और मोना को हैरानी से देखने लगता है जो मुस्कुरा कर उस देख रही थी। तुम नहीं बच सकते बॉस के हाथों, राहुल चिंटू को देखकर बोला शोक में। चिंटू फिर कुछ सोचकर मोना को देख बोला, लेकिन तुम मेरे हाथों जरूर मरोगी, फिर चाहे मुझे भी क्यों ना मरना पड़े। इतना बोल मोना की तरफ भागता है और ये देख वो लड़की उसे रोकने के लिए नामे सिर हिलाने लगती है, पर चिंटू नहीं रुकता है और मोना के पास आकर उसके चेहरे की तरफ तेजी से मुक्का ले जा रहा था। लेकिन मोना अभी शांत खड़ी थी। ये देख अभी कंफ्यूज थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सभी शौक रह जाते हैं। आगे क्या हुआ दी? क्या मोना दी को उसका मुक्का पड़ तो नहीं गया? वो ठीक तो है ना? लिली की बात सुनकर कि वो लड़का मोना के पास आकर उसके चेहरे पर मुक्का मारने वाला है तो कविता डरते हुए बोली। लेकिन ना लिली कुछ बोलती है ना नताशा कुछ बोलती है, दोनों शौक में सामने फोन में देख रहे थे। अरे बोलो भी ना, मेरे दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है, कहीं मैं मर ना जाऊं। जिसे सुनकर लिली और नताशा उसे घूरती है, कुछ भी मत बोला कर पागल लड़की, तू मर गई, तेरे अर्जुन का क्या होगा।
नताशा बोली तो कविता बुरा सा मुंह बनाकर बोली, वो फिर दूसरी शादी कर लेगा और क्या होगा, पर आप वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि दी ठीक तो है ना। और उसकी बात सुनकर दोनों गहरी सांस लेकर अपना सिर हिला देती है। हाँ ठीक है, लेकिन वो आदमी जरूर नीचे पड़ता हुआ है। नताशा बोली फोन में देखकर, जहां उस लड़के ने जैसे ही मोना के चेहरे के पास अपना हाथ लाने वाला था, तभी मोना ने अपना चेहरा साइड में करके उसके हाथ की कलाई पकड़कर उस घुमाकर नीचे पटक देती है। चिंटू ये देख खड़े होने की कोशिश करने लगता है तो मोना उसके सीने पर लात रख उसे उठने से रखते हुए अपने हाथ में चाकू घुमाकर बोली, हाँ बोल, अब तेरे साथ क्या करूं, बोल। मोना की बात सुनकर चिंटू कुछ बोलता उससे पहले आसपास खड़े लड़के और लड़कियां जोर जोर चीख कर बोलने लगते कि इस मार दो, इसने मेरे बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड को मारा है। मोना चिंटू एक नज़र सभी एक देखते हैं। वो रेड ड्रेस वाली लड़की नामे सिर हिला बोली, नहीं प्लीज उसे मत मारो। क्यों नहीं मारो, क्या तुम्हें पता नहीं या तुमने देखा नहीं क्या इसने कितने मासूम लोगों को मारा था। मोना गुस्से से पहले उस लड़की को और फिर अपने पैर के नीचे पड़े चिंटू देखकर बोली तो चिंटू भी उस लड़की को देखने लगता कि वो क्या बोलती है। वो लड़की मोना की बात सुनकर पहले चिंटू को देखती है और फिर अपना सिर नीचे करके बोली, मुझे पता है, लेकिन उसने मुझे चोट नहीं पूछे, बल्कि वो मुझसे प्यार करता है और शायद मुझे भी उससे प्यार हो गया। उसकी बात सुनकर सभी शौक में थे, तुम इस जानवर से प्यार हो गया, अरे ये आदमी किसी दिन तुम्हें भी मारकर तुम्हारा खून पी जाएगा। राघव शोक में बोला तो वो लड़की पहले उसे और फिर चिंटू को देख बोली, नहीं वो ऐसा नहीं है, वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था, बस अपने भाई की वजह से वो ऐसा कर रहा था जिसे आपने मार दिया, प्लीज मेरे लिए उसे छोड़ दीजिए, मैं वादा करती हूँ आज के बाद वो किसी को चोट नहीं पूछेगा। अच्छा तुम इस पर इतना विश्वास, लेकिन मैंने इस छोड़ भी दिया तो लोग इस नहीं छोड़ेंगे, इसके कई साथी हैं जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मार दिया है। मोना गहरी सांस लेकर बोली और फिर नीचे पड़े आदमी को देखती है। तुम मुझे मार दो, चिंटू बोला तो वो लड़की के आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मोना ये देखकर नीचे पड़े आदमी के ऊपर से पैर हटाकर बोली, तुम मेरी हेल्प करो, बाकी खूनी आदमी को मारने में बदले में कोशिश करूंगी कि लोग और सरकार तुम्हें कोई सजा ना दे। बॉस हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, राहुल मोना से बोला तो मोना बोली, हम इसकी मदद के बिना बाकी 12 खूनी इंसानों को नहीं मार सकते, और ये तुम पता है कि हम एक खूनी लड़की को मारना कितना मुश्किल हो गया था। मोना की बात सुनकर राहुल और राघव को याद आता है उसने लड़की ने उनकी क्या हालत कर दी थी। वो लड़की खुश होकर चिंटू के पास आकर बोली, क्या तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते हो। चिंटू जो कुछ सोच रहा था वो बोला, ठीक बेबी तुम्हारे लिए कुछ भी। चिंटू मुस्कुराकर उस लड़की के गाल पर हाथ रखकर बोला तो वो लड़की मुस्कुरा देती है, लेकिन लोग ये देखकर खुश नहीं थे। सभी को देख मोना बोली, आप लोग इतने रात को अपने माँ बाप की बात ना मान यहाँ आते हो और आपके साथ कुछ हो जाए तो दोष भी आप सभी का। जब पूरे शहर के लोग अपने घर में चले गए थे तो आप लोग क्यों नहीं सुनते हो पुलिस और अपने परिवार की, इसलिए अब जो हुआ उसके लिए भी आप लोग खुद को दोषी समझना। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो सोचो क्या होता। मोना गुस्से में सभी को देखकर बोली तो उसकी बात सुनकर सभी अपना सिर नीचे कर लेते हैं। आप लोग अब अपने घर जाओ और आगे से इतनी रात को घर से बाहर मत रहा करो। मोना बोली तो सभी लोग अपना अपना सिर झुकाकर चले जाते हैं। मोना फिर चिंटू को देखकर बोली, तुम्हें मौका दिया है, इस खराब मत जाने देना और कोई प्लान मत करना मेरे खिलाफ, वरना मुझे मरना भी आता है। मोना इतना बोल पलटकर जाने लगती है और बाकी लोग उसके पीछे। चिंटू बाहर आकर उस लड़की से बोला, तुम घर जाओ, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। नहीं, मैं अब तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगी। वो लड़की चिंटू का हाथ पकड़कर नामे सिर हिलाकर बोली तो चिंटू मोना को देखता है जो कार में बैठ रही थी। तुम कार में बैठो लेकिन इससे बाहर मत, लेकिन किसी भी कीमत पर। वो लड़की हाँ में सिर हिला देती है। चिंटू फिर अपनी बाइक को आगे बढ़ा देता और बाकी लोग कार में उसका पीछा करते हैं। राणा ये तो धोखा दे गया यार, वो बूढ़ा व्यक्ति चिंटू को मोना के साथ जाते हुए देखकर बोला तो राणा गहरी सांस लेकर बोला, मुझे इसी बात का डर था, ये चोर हैं, किसी के नहीं होते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति फिर अपने सिर सोफे से टेका कर बोला, अभी भी 12 लोग हैं, देखते हैं क्या उनमें से कोई इस लड़की को मार सकता है क्या। जिसे सुनकर राणा हाँ में सिर हिला देता है। तभी ऊपर वाला रूप हल्का सा खोलता है और उसमें से सांसें आगे जीतू थे और फिर रूही और मोहिनी, उसके बाद अजीत जो अपने कंधे पर अंकित को लिए हुआ और वो बेहोश था। जीतू रूही और मोहिनी को देख उन्हें आवाज ना करने को बोलकर धीरे से नीचे हॉल में देखता है तो वहां वो बूढ़ा व्यक्ति और बाकी सभी आदमी देख वो अपने मुंह पर हाथ रख बाकी तीनों को इशारा करता है कि सभी लोग नीचे, मतलब वे लोग मेन डोर से नहीं जा सकते हैं।
जिसे समझकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी रुकी साइट में छोटी सी खिड़की की तरफ इशारा करती है तो सभी लोग उस तरफ जाने लगते हैं और फिर उसे खिड़की को खोलकर देखते हैं तो वो साइट में खुलती है घर के, जहां से भाग सकते हैं, लेकिन नीचे कैसे उतरे ये समझ नहीं आ रहा था। अपने अपने शर्ट निकलो तुम दोनों और सर के भी, मोहिनी बोली तो जीतू और अजीत एक दूसरे को देखकर जल्दी से नामे सिर हिला देते हैं। और कोई रास्ता नहीं, जल्दी करो कोई देख लेगा। मोहिनी बोली तो अजीत अंकित को नीचे उतारकर अंकित और अपनी शर्ट निकालकर मोहिनी देता है तो वो उन दोनों के छोर में गड़ बांध लेती है और जीतू को देखती है तो शर्माते हुए उतराने लगता है। उसकी हालत देख रूही हो हंसी आ रही थी जोर की। जीतू उसे घूर के देखता है और अपनी शर्ट मोहिनी को देता है। मोहिनी तीनों को नीचे लटकती है तो वे आधी दूर तक पहुंच पाए। ये देख मोहिनी शर्ट की रस्सी से ऊपर करके बोली और चाहिए तो क्या अब तुम लोग भी? जीतू रूही का टॉप देखकर बोला तो वो जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखकर नामे सिर हिलाने लगती है। वो नहीं, तुम लोग अब अपना पैंट उतारो, हम लटकी हम नहीं उतार सकती। मोहिनी बोली तो अजीत और जीतू एक दूसरे को देख फिर गहरी सांस लेकर अपने अपने पैंट भी निकाल देते हैं। तुम्हारी बॉडी अच्छी है जीतू, रूही बोली तो जीतू जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, बेशर्म लटकी कुछ तो शर्म कर। अरे मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि तुमने अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन की है, बिल्कुल हीरो की तरह। रूही मुस्कुरा कर बोली। अजीत शांत खड़ा और वो मोहिनी को घूर रहा था जिसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा और वो कपड़ों की एक लंबी रस्सी बनाकर उसे लटकती है तो वो पुछ जाती है। ये देख सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अजीत सबसे पहले अंकित के हाथों को बांधकर उसे धीरे धीरे नीचे लटका देता है और फिर एक के बाद एक नीचे उतर जाते हैं और फिर चुप छुप कर गार्डन के पेड़ों के पीछे छुप कर गार्डों से बीच कर डोर के पास पहुंच जाते हैं। अब उन्हें बाहर जाना था डोर से, जहां दो गार्ड खड़े थे बंदूक लिए। उन्हें देखकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब यहां से कैसा निकाला जाए, अब क्या करें यार। रूही परेशान होकर बोली तो जीतू उसे घूर के बोली, हम क्या करें, तुम लोग देखो अब हमारे पास कपड़े भी नहीं है। मैं कुछ करती हूँ, मोहिनी बोली और फिर वो वहां से निकलकर उन दोनों गार्ड के आगे बेहोश होकर गिरने लगती है, जिसे देख वे दोनों गार्ड बंदूक छोड़कर मोहिनी को पकड़ लेते हैं। ये लड़की कौन है? ये गार्ड मोहिनी को देखकर बोला तो दूसरा आदमी बोला, हाँ, और यहाँ अदन कैसे आ गई? क्या हम इस बिग बॉस के पास लेकर चलें? लेकिन उससे हमें क्या मिलेगा? दूसरा गार्ड मोहिनी के पूरे शरीर को देखकर बोला तो दूसरा भी उसकी बात का मतलब समझकर बोला, तो फिर देर के किस बात की, इसे किसी कोने में लेकर चलते हैं। दूसरा हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन वे लोग मोहिनी को लेकर जा पाते उससे पहले रूही और जीतू आकर नीचे पड़ी बंदूक उठाकर उन दोनों आदमी के सिर पर रख देते हैं और मोहिनी अपनी आंखें खोलकर खड़े होकर बोली, अपनी जान प्यारी हो तो डोर खोलो। वे दोनों आदमी हैरान हो जाते हैं और फिर डरते हुए एक आदमी डोर खोलता है तो अजीत अंकित को लेकर बाहर आ जाता है और उसके पीछे मोहिनी, रूही और जीतू उन दोनों गार्ड के सिर पर बंदूक रखकर बाहर आती है और फिर अपनी कार की तरफ जाते हैं। अंकित को कार में पीछे लेटाकर बाकी सभी भी बैठ जाते हैं। जीतू और रूही बंदूक बाहर फेंककर उन दोनों गाड़ी को बाय करते हैं और अजीत कार आगे बढ़ा देता है और ये देख वे आदमी एक दूसरे को देखते हैं डरते हुए, अब इनका क्या होगा। बाहों दी, आपका दिमाग क्या खूब चला? पूछे बैठी रूही आगे बैठी मोहिनी से बोली तो जीतू बुरा सा मुंह बनाकर बोला, लेकिन हमारे कपड़ों का क्या? अरे तुम रो मत, मैं नए कपड़े दिला दूंगी तुम्हें, क्योंकि हम जिंदा बचकर आ गए और क्या चाहिए हमें। रूही जीतू के गाल खींचकर बोली तो वो उसे घूर के देखता है और फिर दूसरी तरफ देखने लगता है और उसके चेहरे को देख सभी लोग हंसने लगते हैं। अजीत मोहिनी को देखता है कार चलाते हुए जो उसे देख रही थी। सभी लोग मुस्करा कर रहे थे, तभी पीछे से एक हाथ आता है और वो रूही के टॉप में जाने लगता है, जिसका एहसास होते ही रूही उसे पकड़कर धीरे से बोली, जीतू प्लीज अभी नहीं, कार में है हम लोग अभी। जिसे सुनकर जीतू कंफ्यूज हो जाता है। मत करो जीतू, रूही लंबी लंबी सांसें लेकर बोली, क्योंकि दूसरा हाथ भी आकर उसके गर्दन पर घूम रहा था। पुरानी बिल्डिंग, घर के आगे एक बाइक रुकती है और फिर वो आदमी अपने सिर से हेलमेट निकलाकर आसपास देखता है और फिर बाइक से उतरकर घर के मेन डोर को बंद देखकर वो साइड में बनी बालकनी में देखता है। एक रूम की लाइट चालू थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर वो अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाकर रेलिंग पकड़ लेता है और हाथ छोटे करता है तो ऊपर पुछ जाता है और बालकनी में आकर देखता है बालकनी का डोर बंद था, लेकिन अदन से किसी लड़की की आवाज आ रही थी। मोनादी ने सिर्फ एक आदमी को मारा, जिसे सुनकर उस आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। तभी एक और लड़की आवाज आए,
अच्छा लेकिन क्यों दी, यानी दो लड़की, अब तो मजे ही मजे। इतना बोल वो आदमी अपना कदम आगे बढ़ता है, लेकिन तभी तीसरी लड़की की आवाज आई, अरे कविता, हमारी दी ने एक आदमी को साथ ले लिया ताकि उसके मदद से बाकी 12 लोगों को मार सके। वो आदमी खुश होता है, लेकिन ये लोग मारने की बात कर रहे हैं तो उसे डर लगने लगता है। फिर कुछ सोच वो आगे कदम बढ़ता है, जो होगा सो देख जाएगा। यही सोच वो डोर के पास आता है और डोर में खोलने की सोचने लगता है, लेकिन कैसे, डोर तो अंदर से लॉक है ना। वो यही सोच रहा था, तभी उसे अंदर से आवाज आती है, लीली दी, मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे बालकनी में जाने देगी? पक्का मैं 2 मिनट में वापस आ जाएंगी। जिसे सुनकर उस आदमी के खुशी का कोई ठिकाने का सीमा नहीं रह जाती। नहीं कविता, बिल्कुल भी नहीं, बाहर खतरा है बहुत, दूसरी लड़की बोली। जिसे सुनकर वो आदमी उदास हो जाता है, क्या यार, क्या उसे कोई लड़की नहीं मिलेगी? लीली दी, मेरा भी मन हो रहा है, और हम तो बालकनी में होंगे ना, और कोई आया तो हम वापस आ जाए तुरंत, प्लीज जाने दो ना थोड़ी देर के लिए। तीसरी लड़की की बात सुनकर उस आदमी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंखों से आंसू साफ करके बोला, बस कर पगली, रुलाएगी क्या मेरे पास आने के लिए इतनी जिद? अरे पर तुम दोनों कैसे भूल सकती हैं कि हमारे पतियों ने मना किया था रात को कोई भी दर खोलने से? जिसे सुनकर वो आदमी उदास होकर बोला, ये लड़की ऐसा क्यों बोल रही है? अरे आने दो उन्हें, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। प्लीज प्लीज दी। कविता और नताशा जिद करती है तो लीली गहरी सांस लेकर बोली, ओके जाओ, लेकिन याद रखना जल्दी आना वापस, तब तक मैं आराम कर लेती हूँ। वैसे पता नहीं और आदमी कहाँ मिलेंगे हमारे पतियों को। इतना बोल लिली बेड पर आंखें बंद कर लेट जाती है और नताशा कविता का हाथ पकड़कर बालकानी डोर की तरफ आने लगती है, जिसका एहसास होते ही उस आदमी के माथे पर पसीना आने लगता है और वो जल्दी से कोने में गमले के पीछे बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि एक औरत ने डोर खोला, जिसके साथ एक औरत थी। वे लड़की ही, उनकी उम्र उसे ज्यादा नहीं लगती। उन्हें देख वो आदमी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दी, बाहर कितनी ताजी हवा चल रही है, कविता नताशा का हाथ पकड़कर बालकनी में आते हुए बोली, और फिर दोनों रेलिंग पकड़कर खड़े हो जाती है। देखने में तो दोनों मस्त है, अब मुझे अंदर जाना होगा इनकी नजरों से बचकर। यही सोच वो धीरे धीरे कदमों से रूम के अंदर आता है और फिर एक नजर लिली को देखकर बोला, ये भगवान, ये भी कितनी सुंदर और खूबसूरत है, एक साथ दिन लड़की मिली, इतनी अच्छी है, मेरी किस्मत सच में बदल गई है। इतना बोल वो मन में बेड के नीचे छुप जाता है। कुछ देर बाद कविता और नताशा वापस आती है तो नताशा डोर बंद कर लीली को देखकर बोली, लो लिली दी तो सो गई। अच्छा तो हम भी सो ले क्या, लेकिन मुझे अर्जुन की चिंता है। कविता उदास होकर बेड पर बैठकर बोली और वो बेड लेट जाती है कोने में। नताशा लाइट बंद कर दूसरे कोने में लेटकर बोली, तू चिंता मत कर, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, पर थोड़ा आराम कर लेते हैं, तब हमारे पति बाकी लोगों को ढूंढते हैं। ठीक है दी, पर आप मुझे उठा देना। कविता अपनी आंखें बंद करके बोली तो नताशा हाँ में सिर हिला देती है और वो भी आंखें बंद कर लेती है। और बेड के नीचे वो आदमी छुपा था, अपने मुंह पर हाथ रखे, और उसे एहसास हो जाता है कि तीनों सो चुकी है तो बेड के नीचे से बाहर आ खड़ा हो जाता है। अंधेरे में उसे कुछ नहीं देख रहा था, लेकिन उसे जो करना वो तो करेगा ही, बस ये तीनों उसकी पिटाई ना कर दे मिलकर, वरना क्या फायदा उसकी इतनी ताकतवर बनने का। यही सोच वो गहरी सांस लेकर अपना हाथ धीरे धीरे कविता के पैर की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसे जैसे ही छुपाता है, उस एहसास से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर तभी कविता अपना फिर हवा में ही घूमती है, जिससे उसके पैर की लात उस आदमी के मुंह पड़ती है तो वो दर्द में चीखने को होता है, लेकिन फिर अपने मुंह पर हाथ रख वहीं बैठकर रोने लगता है। ऐसा क्यों होता है उसके साथ? और ये लड़की सोते समय क्या आराम से नहीं सो सकती है? अरे कोई फाइट थोड़ी कर रही है ये, जो इसने उसका मुंह तोड़ दिया। वो आदमी यही सोच रहा था और फिर बेड के दूसरे तरफ जाता है। कविता से डर के दूसरे तरफ नताशा सो रही थी। वो आदमी अपना हाथ फिर हिम्मत के साथ उसके कमर पर रख देता है और फिर से अपनी आंखें बंद करने को होता है, लेकिन तभी नताशा एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे एहसास से वो आदमी शॉक होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। यार उससे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो पकड़ा गया, मतलब वो पिटेगा। लेकिन तभी नताशा नींद में उसका हाथ अपने गाल पर रखकर बोली, हब्बी आप कहाँ चल गए थे? मुझे आपकी बहुत याद आती। जिसे सुनकर उस आदमी का चेहरा शर्म से लाल होने लगता है और फिर नताशा के होठों को देख अपने होठ उस तरफ बढ़ाने लगता है। और जैसे ही वो इस लड़के के होठ छूने वाला था अपने होठों से, और पहली बार वो इस एहसास को महसूस करता, उससे पहले उसके गाल पर एक जोर का थापड़ पड़ता है जो नताशा ने नींद में मारा था। और उसकी आवाज सुनकर लिली और कविता की नींद खोल जाती है। क्या ये थापड़ की आवाज कहाँ से आए? कविता बोली तो लिली बोली, पता नहीं, रुको मैं लाइट चालू करती हूँ। इतना बोल बेड से उतरकर लाइट चालू करती है तो कोई नहीं था, बस नताशा जो रही थी और नींद में किसी को हाथ दिखाकर बोली,
हब्बी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की, लो अब एक और थप्पड़ खाओ। इतना बोल वो हवा में हाथ घुमाने लगती है और ये देख लिली हैरान थी। हब्बी मतलब आपके पति आ गए, यानी मेरा अर्जुन भी आ गया। नताशा की बात सुनकर कविता खुश होकर बोली तो लिली बोली, अरे नहीं आए हैं, ये लड़की नींद में बोले जा रही है। लिली नताशा को हिलाकर बोली तो वो शांति से सो जाती है। ये देख लिली लाइट बंद करके वापस अपनी जागे लेटकर बोली, सो जाओ थोड़ी देर कविता जी दी। इतना बोल वो भी आंखें बंद कर लेट जाती है और बेड के नीचे वो आदमी एक हाथ अपने गाल पर रख और दूसरा हाथ अपने मुंह रख रोए जा रहा था। कितने बुरा था पर मारा इस लड़की ने उसे, और वो क्यों इस घर में आया, अब उसे पछतावा हो रहा था। दूसरी तरफ ओबरॉय विला आदित्य के रूम में बेड पर एक चादर में बिना कपड़ों के टीना आदित्य से चिपक कर सो रही थी। तभी आदित्य की आंखें खोल जाती हैं एकदम से, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जो उससे चिपक कर सो रही है वो मोना नहीं है। आदित्य ये सोच अपना सिर मोड़ने को होता है तो नहीं मोड़ता है और फिर अपना हाथ जो टीना की कमर पर था वो भी नहीं उठता है। आदित्य को पसीना आने लगा था, उसकी बॉडी काम करना क्यों बंद कर रही और कुछ बोलने होता है, उसकी जीत काम नहीं कर रही थी। क्या हुआ उसे, यही सोच आदित्य के आंखों में आंसू आ जाते हैं और नम आंखों से मन में बोला, मोना मुझे कुछ हो गया है, कहाँ हो तुम, प्लीज मेरे पास आओ। आदित्य मोना को याद कर रहा था और उसके आंख के कोने से आंसू निकलकर जब टीना के चेहरे पर आते हैं वो अपनी आंखें खोलकर रूम की लाइट चालू कर आदित्य को देखती है। वो हैरान होकर बोली, आप रो क्यों रहे आदित्य, मैं हूं आपके पास, प्लीज मत। टीना का चेहरा देख और उसकी बात आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। टोना आदित्य के चेहरे पर किस कर बोली, मैं हूं आपके पास और मैं ही रहूंगी, अब आप सिर्फ मेरे हो आदित्य। टीना आदित्य के सीने पर सिर रख बोली तो आदित्य के दिल में दर्द होने लगता है और मोना को पुकारने लगता है। आदित्य राहुल के साथ कार में बैठी मोना एकदम से बोली। मोना के माथे पर पसीना आने लगता है और अब उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। अंकित की कार, अजीत कार चला रहा था और उसके पास मोहिनी बैठी थी जो छुप छुप कर एक दूसरे को देख रहे थे और पीछे सीट पर रूही और जीतू बैठे हुए थे। जीतू रूही की बात पर उसे मुंह पर कर बैठा हुआ था। तभी उसके कानों में रूही की अजीब से आवाज आती है, बहुत धीरे से, जैसे केवल वो ही सुन सके। जीतू नहीं, अभी हम कार में अभी नहीं आ। जिसे सुनकर जीतू कंफ्यूज होकर अपना सिर मोड़कर देखता है तो वो शौक रह जाता है। उससे पीछे सीट पर बेहोश लेटे अंकित सरहोश में आ गए थे और उनके दोनों हाथ रूही के कंधे से नीचे उसके सीने पर जा रहे थे, जिन्हें रूही शर्माते हुए रुक रही थी। उसके हाथ समझकर उसका चेहरा शर्म से लाल था और वो अपना सिर नीचे करे हुए थी, लेकिन वो दो दूर बैठा ये लड़की क्या देख नहीं सकती कि किसका हाथ है। जीतू यही सोचकर अंकित के हाथ पकड़कर बोला, सर क्या कर रहे हो आप रूही के साथ, वो आपकी बच्ची जैसी है, छोड़ो उसे। जीतू की आवाज सुनकर मोहिनी और अजीत पीछे देखते हैं। अजीत कार रोक देता है। रूही जोर से चीखती है और उठाकर जीतू की गोद में बैठ जाती है। सर आप थे, आप ये क्या कर रहे थे मेरे साथ, रूही अपने शर्म से लाल हुए चेहरे को छुपाते हुए बोली जीतू के सीने में। अंकित पीछे सीट से जीतू और रूही के सामने आ जाता है और जीतू को अपनी नीली आंखें दिखाकर बोला, छोड़ उसे, वो मेरी, आप मेरे पास बेबी। जिसे सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। मोहिनी का मुंह खोला का खोला रह जाता है। रूही जीतू के सीने में थोड़ा सा सिर बाहर निकालकर अंकित को देखना में सिर हिलाकर बोली, नहीं सर मैं आपकी बेबी नहीं हूं, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बचाओ को इनसे। रूहो अपना चेहरा वापस जीतू के सीने में छुपाकर बोली। अंकित और जीतू दोनों हाथों से लड़ रहे थे रूही के लिए। अजीत कुछ करो, बेहोश करो इन्हें फिर से। मोहानी परेशान होकर बोली तो अजीत आसपास देखने लगता है, उसे कुछ नहीं मिलता है तो वो अपने हाथ की अंकित के सिर में देता है। उससे अंकित कुछ होता तो नहीं है, उल्टा अंकित रूही को छोड़ मोहिनी को देखने लगता है और जिसे देख मोहिनी डरते हुए पीछे खिसक कर बोली, सर आप मुझे इन नजरों से क्यों देख रहे हैं बेबी। अंकित इतना बोल मोहिनी के पास आने लगता है उस सीट से उठकर। नहीं नहीं मैं आपकी बेबी बिल्कुल भी नहीं हूं सर, मैं आपकी बहन जैसे हूं, आप रूही के पीछे पा दो। मोहिनी रूही की तरफ इशारा करके बोली तो रूही और जीतू उसे घूरते हैं। मोहिनी डोर से चिपक जाती है और अंकित को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। तभी अंकित जैसे ही मोहिनी के सीने पर देख वहां अपने हाथ रखने वाला होता है, तभी अजीत अंकित गर्दन पर 2 उंगली से टेप कर देता है, जिस अंकित तुरंत बेहोश होकर मोहिनी के ऊपर गिर पड़ता है, जिसे वो पीछे की ओर धक्का देती है। तो अजीत अंकित को पकड़कर जीतू से बोला, लो सर को वापस पीछे सीट डाल दो और रस्सी हो तो उससे इनके हाथ पैर भी बांध दो। जीतू हाँ में सिर हिलाकर अंकित को पकड़कर पीछे सीट पर लेटाकर उसे रस्सी से बांधने वाला होता है तो रूही बोली, नहीं रहन दो जीतू यार, सर के साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते थे।
पर ये होश में आए तो फिर से ऐसा कुछ करेंगे और हमसे किसी को मार भी सकते हैं। खून पीकर अजीत हाँ में सिर हिलाकर बोला, बिल्कुल, अब ये भी एक खूनी इंसान है। नहीं अजीत, अभी भी ये हमारे सर है और इन्हें हमें नुकसान पहचान होता ना तो पूछा दे, पर वो खुद के अंदर के जानवर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करें। उन बेहोश रहन दो बस, बाकी को प्रॉब्लम नहीं है, वे हमसे किसी को चोट नहीं पूछेंगे। मोहिनी की बात सुनकर रूही हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ उनके साथ इतना कुछ हो गया, अभी उनके दिल से अच्छाई खत्म नहीं हुई। वे हमें चोट नहीं पूछे, बस उनसे खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा है जो एक इंसान कर सकता आराम से, इसलिए मेरी भी यही इच्छा है। जिसे सुनकर जीतू वापस रूही के पास बैठकर बोला, अच्छा ठीक, लेकिन अब की बार मेरे ऊपर इस इल्जाम मत लगाना कि वे मेरे हाथ जो तुम्हारे। इतना बोल जीत तो दूसरी तरफ देखने लगता है, लेकिन रूही का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपना सिर नीचे करके बोली, सॉरी। जिसे सुनकर मोहिनी और अजीत मुस्कान लगते हैं और अजीत वापस कार आगे बढ़ा देता है। मैं पायल को कॉल करके इस बारे में बता देती हूँ ताकि वो किसी और के साथ वहां ना आ जाए। इतना बोल वो अपने फोन से पायल को नंबर डायल करती ही तो पायल इस समय सीएम सर के ऑफिस में थी और उसे नींद सी आ रही थी सोफे बैठकर, जिसे देख सीएम सर बोले, बेटी तुम चाहो तो मेरे केबिन में जाकर थोड़ी देर सो सकते हो। नहीं सर मैं ठीक हूँ, और आप भी तो नहीं गए ना आराम करने के लिए? पायल सही से बैठकर बोली तो सीएम सर गहरी सांस लेकर बोले, मैं कैसे सो सकता चने के एनआईटी, जब मेरे जनता पर इस समय मौत का काला साया है, जब तक बाकी के 12 लोग और मारे जाते तब तक मुझे चैन नहीं है। पायल जिस सुनकर मन में बोली, मुझे भी किसी की चिंता है जिसके साथ बुरा हुआ है, पता नहीं वो कैसे हो गए, उनके लिए मैं भी परेशान हूँ और जब तक मुझे उनके ठीक हो की खबर नहीं मिल जाती तब तक मैं भी चैन से नहीं सो सकती सर। पायल मन में बोली, तभी उसके फोन बजाने की आवाज आती है तो वो अपने पॉकेट से फोन निकालकर बोली, मोहिनी। जिसे सुनकर सीएम सर कंफ्यूज हो जाते हैं तो पायल बोली, सर ये लड़की अंकित सर की टीम में और इसने मुझे वो वीडियो भेजी थी। सीएम सर हैरान होकर बोले, तो फिर जल्दी से कॉल उठाकर पूछो वहां क्या हो रहा है। पायल हाँ में सिर हिला कॉल रिसीव करती है और वो कुछ बोलती उससे पहले उसे मोहिनी की आवाज आती है। पायल तुम कहाँ हो और शहर में क्या हो रहा है? हम लोग वहां से भाग कर आ गए हैं। मोहिनी शहर की तरफ जा रहे रास्ते को देख बोली तो पायल शौक रह जाती है और सोफे से खड़े होकर बोली, क्या तुम लोग वहां से भाग कर आ रहे हैं? और अंकित सर भी ना, तुम लोग उन्हें वहां छोड़कर तो नहीं आ गए हो? पायल परेशान होकर बोली, उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ही ना जैसा उसने सोचा है और उसके दिल की धड़कन भी तेज चलने लगती है। सीएम सर भी हैरान हो जाते हैं और जो से पायल को देखने लगते हैं कि क्या सच में ऐसा है, तो पायल हाँ में सिर हिला देती है, जिसे देखकर सीएम सर राहत की सांस लेते हैं। लेकिन पायल जब तक राहत की सांस नहीं ले सकती थी जब तक उसे अंकित के बारे पता नहीं चल सकता है और मोहिनी के लेट बोलने से उसके आंखों से आंसू आने को होते हैं। तभी मोहिनी की आवाज आती है, हाँ सर हमारे साथ है, हम आते तो सभी साथ आते वरना कोई नहीं है, हम लोगों ने जाने से पहले ही सोच लिया था। मोहानी कार में बैठे सभी लोगों को देख बोली तो सभी हाँ में सिर हिला देते हैं, जिसे देखकर मोहिनी बोली, पर सर के साथ जो हुआ उससे वे अभी खुद को एक तरह से भूल से गई है। हमारे साथ किसी जानवर की तरह व्यवहार कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें बेहोश कर दिया है। मोहिनी की पूरी बात सुनकर पायल, जिसने पहले राहत की सांस ले ही पाई थी, फिर से वो हैरान और परेशान होकर बोली, क्या उन्होंने तुमसे किसी को चोट तो नहीं पहुंचाई? नहीं पायल, कैसी बात कर रही हो? सर ऐसा नहीं करेंगे, बस उनके अंदर का जानवर ही मुझे और रूही को देखकर बहरा रहा था, इसलिए हम उन्हें बेहोश करना पड़ा था। मोहिनी शामते हुए बोली तो रूही भी अपना सिर नीचे कर लेती है। उसे फिर से वही याद आ जाता है जब सर के हाथ उसके सीने पर थे, अगर जीतू उन्हें नहीं देखता तो पता नहीं क्या होता। और यही सोच उसका भी चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। और इधर पायल पहले कंफ्यूज थी अंदर का जानवर सुनकर, और फिर एकदम से उसके आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, ओएमजी, फिर तो अच्छा किया आप लोगों ने उन्हें बेहोश करके। मोहिनी हाँ में सिर हिलाकर बोली, वो तो ठीक है, पर शहर में क्या हो रहा है? मोहिनी की बात सुनकर पायल गहरी सांस लेकर बोली, ज्यादा ठीक नहीं है प्रिया, मैडम ने अभी तक 2 लोगों को और एक अपने साथ कर लिया, बाकी 12 कहाँ है अभी तक नहीं पता, और अभी तक 20 से 30 मासूम लोग मरे गए। पायल सीएम सर को देख बोली तो वे भी उदास होकर हाँ में सिर हिला देते हैं। पायल की बात सुनकर मोहिनी हैरान होकर बोली, क्या मतलब अभी भी शहर का माहौल ठीक नहीं है? अच्छा हम लोग भी देखते कि 1-2 को ढूंढ कर मार सके। मोहिनी अजीत को देख बोली, जो हाँ में सिर हिला देता है और वो कॉल काटने लगती, तभी उसे धीरे से पायल की आवाज आती है, ठीक है पर अंकित सर का ध्यान रखना। जिसे सुनकर मोहिनी हंसते हुए बोली,
अरे ये बात तुम्हारे अंकित सर को बोलना चाहिए कि वे मुझे और रूही को छोड़ दे, हम लोग उनकी बच्ची जैसी है। उसकी बात सुनकर पायल बोली, नहीं वे इस नहीं है, बस उसके साथ ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है। मोहिनी मुस्कुरा कर बोली, अच्छा ठीक है मैं समझती हूँ। इतना बोल वो कॉल काट देती है और फिर कार में मौजूद लोग बाहर का नजारा देखते हैं। शहर के अंदर आते ही उन्हें लाशें ही लाशें देखती हैं, कुछ पुलिस वालों की तो कुछ आम लोगों की, जिसे देख सभी शौक रह जाते हैं। ये क्या हो गया, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, अरे कुछ बच्चे भी हैं। रूही नम आंखों से कार से बाहर देख बोली तो मोहिनी भी दुखी होकर हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ हमारे पीठ पीछे बहुत कुछ हो गया है, काश हमें पता होता बिग बॉस के प्लान के बारे में तो हम वहां नहीं जाते। हो गया सो गया, लेकिन अभी हम बाकी को पकड़कर उन्हें मरना होगा जिससे पहले ये पूरा शहर लाश बन जाए। अजीत बोला तो सभी हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर सहित तेजी से कार को शहर के अंदर ले जाने लगता है। और इधर पायल सीएम सर को बताती क्या बात हुई उसकी मोहिनी की, तो सीएम सर बोले ये तो अच्छा है कि वे सभी लोग वापस आ गए हैं, मैं अभी उनके पास मदद भेजता हूं तक वे लोग तैयार हो सके फाइट के लिए। इतना बोल वे अपने पीछे खड़े आदमी को देखते हैं तो वो हाँ में सिर हिलाकर जाने लगता है। तो पायल कहती है कि अब उसे भी जान है, वो भी थोड़ा बहुत लड़ सकती है जिससे सभी को मिलेगी। सीएम सर उसे जाने देते हैं तो पायल उस आदमी के साथ चली जाती है। मोना की कार में राहुल और कार में बैठ लोग मोना को देख तो वो हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ बॉस, आप ठीक तो हो ना? राहुल कार को रोक बोल तो चिंटू भी अपने बाइक को रोक लेता है और सभी मोना को देखने लगते हैं जो अपने सीने पर हाथ रख कर हुए थी और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थी। खुद माँ खुद वो कंफ्यूज थी। छोटी तेरी तबीयत तो ठीक है ना? विशाल बोला जो मोना के पीछे सीट पर बैठा हुआ था। वो मोना के कंधे पर हाथ रख बोला, उसे मोना का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन बाकी लोगों जो मोना को देख रहे थे उन्हें देखकर बोला। तो मोना बोली, पता नहीं भाई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई अपना बहुत दर्द में हो और मुझे बुला रहा हो हेल्प के लिए। मोना अपने आंखों में आए आंसू को साफ करके बोली। तो उसकी बात सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कुछ सोचकर राहुल बोला, बॉस अपने अभी आदित्य जीजू का नाम लिया था, कहीं वो तो कोई मुसीबत में नहीं है या हमरा अरब? राहुल की बात सुनकर राघव बोला, रुको मैं अभी जीजू को कॉल करता हूँ। इतना बोल वो आदित्य का फोन पर कॉल करता है। मोना घर आए उसे देखने लगती है, रिंग जा रही थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता है तो मोना के चेहरे के भाव और घबराए वाले हो जाते हैं। राघव एक बार और कॉल करो, क्या पता आदित्य आरव के साथ सो रहे हो गहरी नींद में। विशाल बोला तो राघव हाँ में सिर हिलाकर फिर से कॉल करता है तो फिर से रिंग जाने लगती है। दूसरी तरफ आदित्य के रूम में आदित्य का पैंट बेड के नीचे पड़ा हुआ था जिसमें से फोन की आवाज आ रही थी। आदित्य अपनी आंखें खोल कर लेता है पर वो अपना सिर भी नहीं मोड़ पा रहा था, तो बेड से उठ पाना तो दूर की बात है। आदित्य के आंखों में फिर से आंसू आ जाते। उसे पता है ये उसकी मोना का कॉल, उसे एहसास हो चुका होगा कि वो बहुत तकलीफ में है तभी वो उसे कॉल कर रही है, लेकिन उसकी हालत तो ऐसी है वो ओना सिर भी नहीं हिला सकता है। आदित्य यह सोच ही रहा था तभी टीना की नींद खोल जाती है फोन के आवाज से और फिर आदित्य को देख फिर बेड के साइड पड़ा आदित्य के फोन को देखती है। लगता है तुम्हारी वाइफ का कॉल आ रहा है तभी तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए, उससे बात नहीं है। टीना नीचे उतरकर फिर आदित्य का फोन लेकर आदित्य के पास लेटकर बोली, उसे देख। तो अंदित उसे आंखों से हाँ में इशारा करती है तो टीना मुस्कुरा आदित्य के गाल पर किस करके बोली, लो कर लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूंगी आदित्य, क्योंकि मैं तुम सर प्यार करती हूँ। इतना बोल वो राघव का कॉल रिसीव कर लेती है और फोन के कान से फोन लगा देता है। बॉस कॉल रिसीव हो गया, हेलो जीजू आप ठीक हो ना, और आरव भी ठीक है ना? राघव खुश होकर बोला तो सभी लोग राहत की सांस लेते हैं पर कॉल के दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आता देख राघव कंफ्यूज होकर बोला, कुछ बोले ही नहीं रहे जीजू, ला मुझे दे। मोना राघव के हाथ से फोन ले पति उससे पहले राहुल राघव के हाथ से फोन लेकर बोला तो मोना उसे घूरने लगती है, साथ में बाकी लोग भी तो सारी बोलकर मोना की तरफ फोन कर देता है। मोना उसे घूरते हुए अपने हाथ में फोन लेकर उसे कान में लगाकर बोली, आदित्य। और उसकी आवाज जैसे ही आदित्य के कान में जाती है तो आदित्य के दिल की धड़कन तेज हो जाती है पर वो कुछ नहीं बोल पा रहा है। हब्बी आप ठीक तो हो ना, और हमारा बच्चा आरव वो भी ठीक ना, देखो आप कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरा फिर कहीं मन नहीं लगेगा, प्लीज बोलो आप क्या मुझसे नाराज हो, कुछ क्यों बोल रहे हैं, देखो थोड़ा काम और बच्चा है फिर मैं आपके पास जरूर आऊंगी, बस इतना बोल दो कि आप दोनों ठीक हो, बाकी आपकी नाराजगी अपनी जगह है लेकिन इतना तो बोल दो मुझे आपकी ये छुपी पसंद नहीं आ रही है।
मोना नम आंखों से बोल रही थी और बोलते बोलते उसका गला भर आया था और दूसरी तरफ मोना की हर बात आदित्य के दिल पर लग रही थी। वो उससे कहना चाहता कि वो ठीक है और उनका बेटा भी, वो उससे नाराज भी नहीं है, वो अच्छे से अपना काम करे, उनकी चिंता ना करे, लेकिन वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था और उसके आंखों से भी आंसू बह जा रहे थे। क्या हुआ बॉस, क्या जीजू आपकी किसी बात से नाराज है? मोना की बात सुनकर राघव बोला, जिसे सुनकर मोना बोली, शायद वो उन्हें पता चल गया मेरे बारे में, क्यों प्रिया नहीं मोना हूं। जिसे सुनकर राहुल, विशाल, राघव तीनों एक साथ बोले, क्या, लेकिन कैसे? मोना तीनों को देख फिर बताती है कि कल रात उसने विक्रम को बचाया था और फिर क्या क्या हुआ और कैसे ये बात पहले विक्रम को और फिर आदित्य को पता चल गई। जिसे सुनकर अर्जुन, राघव, राहुल तीनों अपना सिर पकड़ लेते हैं और विशाल के चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ जाते हैं। छोटी तूने फिर उस आदमी के वजह से अपना सब कुछ खत्म कर लिया। जिसे सुनकर मोना कुछ नहीं बोलती है और फोन पर बोली, आदित्य कुछ तो बोलो। आदित्य बोलने की कोशिश करता है पर वो बोल नहीं पाता है। तभी टीना बोला, बेबी किसका कॉल है? किस लड़की की आवाज सुनकर मोना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तुम कौन हो? मोना धीरे से बोली, उसके चेहरे के भाव चेंज हो रहे थे। अब तुम कौन हो? क्यों मुझे और मेरे बेबी आदित्य को परेशान कर रही हो? रात भर करने के बाद आदित्य बेबी बहुत थक चुका है, वो अभी किसी से बात नहीं करेगा, बाद में कॉल करना, समझी? इतना बोल टीना कॉल काटने वाली होती है। तभी मोना की कड़क आवाज आती है, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पति से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? जिसे सुनकर गाड़ी में बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कोई लड़की है आदित्य जीजू के साथ? राहुल कंफ्यूज होकर बोला तो सभी के चेहरे भाव चेंज हो जाते हैं। मोना के हाथों की मुट्ठी कस चुकी थी, उसे ऐसा लगता जैसे फिर से उसने धोखा खाया हो। देखो आदित्य मेरे साथ अभी बेड पर, विश्वास नहीं तो मैं पिक भेज रही हूं हम लोगों के, और फिर कभी कॉल मत करना, समझी? इतना बोल टीना कॉल काट के आदित्य के फोन से फोटो खींचने लगती है। आदित्य के गाल पर किस करते हुए आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आंखें से आंसू बहने लगता है। टीना जिसे देख उसे साफ कर लेती है और फिर से गाल पर किस करने की पिक लेकर उसे राघव के फोन पर भेजकर बोली, आज के बाद इस नंबर पर कॉल मत करना, समझी आदित्य? अब मेरा सिर्फ मेरा। इधर गाड़ी में माहौल गर्म हो रहा है। मोना के अंदर की आग बाहर आ रही थी, सभी के माथे पर पसीना था। मोना अपने हाथ में ली फोन बहुत कसके पकड़े हुए थी। तभी फोन पर मैसेज आने की आवाज आती है तो सभी लोग फोन को देखते हैं। मोना अपने सोच से बाहर आकर फोन ऑन करके उस मैसेज पर क्लिक करके अंदर जाती है और एक फोटो अपलोड होने लगती है। तब तक मोना मैसेज पढ़ती है टीना का, जिसमें उसने धमकी दी थी कि अब वो कभी उसे कॉल ना करे, और फिर वो फोटो भी साफ हो जाती है। जिसे एक नज़र देख मोना राघव के फोन को कसके अपने हाथ में दबाती है। गुस्से में उसका फोन हो बंद हो जाता है। मेरा फोन बॉस, राघव बोला तो मोना उसे एक नज़र घूरती है तो राघव अपना सिर नीचे करके बोला, सी कोई नहीं, मैं नया ले लूंगा। मोना जिसे सुनकर राघव के फोन को कार से बाहर फेंक कर बोली, चलो। जी सर, राहुल कंफ्यूज होकर बोला, जीजू के पास, लेकिन तभी मोना उसे देखती है तो उसकी आंखें लाल थी। उसका ये रूप पहली बार सभी लोग देखते हैं तो राहुल जल्दी से कार को आगे बढ़ा देता है। कोई भाई एक नज़र मोना को इस समय देख नहीं पा रहा था। शायद दूसरी बार धोखा खाकर मोना का दिमाग खराब हो रहा था। वो भी उसी लड़की ने उससे उसका प्यार छीना जिसने पहले विक्रम को उससे छीना था, और अब आदित्य को। हाँ, वो टीना जिसके साथ आदित्य बिना कपड़ों के बेड पर सो रहा था। अगर उसे उसके साथ नहीं रहना था तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं बोला? वहां तो ऐसा देखा रहा था जिसे वो किसी भी कीमत में उससे प्यार करता है और उसे नहीं छोड़ेगा। मोना फिर अपने आंखों आए आंसू साफ करके मन बोली, सभी मर्द एक जैसे होते हैं, ये सोच मेरी सही थी। आज के बाद किसी पर विश्वास नहीं करूंगी, अब कभी प्यार नहीं करूंगी, जिसे अपने मकसद को पूरा करूंगी। प्यार करना है तो खुद से करो, किसी और से नहीं, ताकि अगर तुम्हारा दिल तोड़े भी कोई तो इतना दर्द ना हो। इतना बोल वो अपने आंखें बंद करके बोली, काल देव अपने मुझे क्यों किया मेरे साथ ऐसा? इससे अच्छा मुझे दूसरा मौका ही नहीं मिलता, वो अच्छा होता, कम से कम मैं वही दर्द फिर से तो नहीं झेलती। इतना बोल वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। सभी लोग चुप थे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य ने भी वही किया जो विक्रम ने किया। और इधर कॉल काटने के बाद टीना जोर जोर हंसने हंसते हुए आदित्य का फोन टेबल पर रखकर आदित्य के ऊपर लेटकर बोली, मजा आ गया यार, अब वो लड़की कभी तुम्हारे लाइफ में नहीं आएगी, कभी तुम मेरे हो सिर्फ। फिर इतना बोल वो आदित्य के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगती है। आदित्य के आंखों से आंसू बह रहे थे, उसे भी वही दर्द महसूस हो रहा था जो मोना को हो रहा था, और वो मोना के पास जाकर उसे समझना चाहता था कि ये सब झूठ है, उसके साथ कुछ किया गया। उसकी बॉडी काम नहीं कर रही, जिसका फायदा उठाकर इस लड़की ने हमारे बीच गलत फहमी की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिससे शायद हम लोग हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे।
आदित्य सोचने लगता है इससे अच्छा तो उसे मौत आ जाए, वो अच्छा होता, कम से कम उनके बीच गलत फहमी तो नहीं होती। आदित्य, तुम्हें पता है मैंने ना सबसे विक्रम से प्यार किया था, जिसे माने के लिए मैंने उसके दोस्त अजय के साथ होटल में कई बार सोई पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, फिर मैंने ही आदित्य और मोना के बीच गलत फहमी पैदा करके उस मरवाया और आखिर उसके साथ बेड पर सोई, लेकिन मजा नहीं आया उसके साथ। फिर मैंने उसे धोखा दिया और बिग बॉस के साथ बेड गर्म किया, तो वो इतना बड़ा कमीना निकला। उसने मेरी बॉडी में कुछ चेंज करके मुझे खूनी इंसान बनाया और तुम्हारे पीछे लगा दिया। तुमसे पहले मुझे प्यार नहीं था, लेकिन तुम्हें देख दिल में एक अलग ही भाव उत्पन्न हुए और मेरे दिल ने बोला हाँ, केवल तुम ही हो, तुम मेरी आखिर मंजिल हो। देखो, तुम्हारे पास आने के लिए मुझे तुम्हारे गधे भाई को खुश करना पड़ा, पर मेरे लिए अब ये निर्मल है, लेकिन मजा उसके साथ भी नहीं आया। और देखो, तुम्हारे साथ तो मैंने किया भी नहीं है, फिर भी कितना अच्छा लग रहा है। आदित्य, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। टीना की बात सुनकर आदित्य बस गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक बिल्डिंग के सामने रोड के साइड में कुछ भिखारी रोड साइड सो रहे थे, तभी वहां से कई सारी बाइक निकलती है और लास्ट वाली बाइक रुक जाती है। वो बाइक पर बैठा आदमी अपना हेलमेट निकलाकर रोड साइड अपने अपने चादर ओढ़कर सो रहे लोगों को देखता है, तो उसके आंखों में चमक आ जाती है और वो बाइक से उतरकर उन लोगों के पास आने लगता है और एक चादर हटाकर देखता है तो एक बच्चा सो रहा था, जिसे देख वो उसे कॉलर से पकड़ ऊपर उठा देता है, जिससे उसे बच्चे की नींद खुल जाती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग की भी नींद खोल जाती है और फिर लोग खड़े होकर उस आदमी से उसे बच्चे को छोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो आदमी एक हाथ से सभी को दूर फेंक देते हैं। वो आदमी फिर उसे बच्चे की गर्दन को अपने मुंह के पास लाकर उसके खून पीने को होता है, तभी वहां पर एक बाइक और एक कार आकर रुकती है। एक बूढ़ा व्यक्ति उस दूसरे बाइक वाले आदमी के आगे हाथ जोड़कर बोला, मेरे बच्चे को बचा लो। वो आदमी उसे मारने वाला है। वो बाइक वाला अपना हेलमेट निकालकर उस आदमी को देखकर बोला, रुक जाओ दोस्त, मत मारो उस बच्चे को। जिसे सुनकर वो आदमी उस बाइक वाले यानी चिंटू को देखता है और फिर उसे इग्नोर कर वापस उस बच्चे के गर्दन में अपने दांत घुसाने लगता है। मैंने कहा छोड़ो उस बच्चे को, चिंटू बाइक से उतरकर उस आदमी के पास आते हुए बोला और उसके हाथ से वो बच्चा छोड़ने लगता है, तो उस आदमी की आंखें भी नीली जो जाती है और वो चिंटू के चेहरे पर मुक्का मारते हुए बोला, बिग बॉस ऑर्डर भूल गए क्या, जाओ यहां से और किसी का खून पियो, इसका खून तो मैं अकेला पीऊंगा। इतना बोल वो फिर उस बच्चे का खून पीने लगता है। उस बच्चे का वो बच्चा दर्द में चीखने लगता है। चिंटू अपने नाक से खून साफ करके गुस्से से वापस आदमी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो आदमी चिंटू की गर्दन पकड़ लेता है दूसरे हाथ से, जिससे चिंटू छूटने की कोशिश कर रहा था। प्लीज उसकी मदद करो, कार में बैठी लड़की रोते हुए बोली। तो सभी लोग एक नज़र मोना को देखते हैं, जो अभी उस फोटो के बारे में सोचकर खोई हुई थी। क्या करे, बॉस तो सदमे में चली गई है, लगता है हमें ही उस बच्चे को बचना होगा। राघव बोला तो अर्जुन, विशाल, राघव और अर्जुन सभी कार से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी बाकी बाइक वाले वहां वापस आ जाते, जिन्हें देखकर राहुल, विशाल, अर्जुन और राघव की हालत खराब जजो जाते हैं। वे चार और ये लोग उनसे 3 गुना ज्यादा है, कैसे लड़ेंगे? अरे वे चारों बिल्कुल एक से नहीं लड़ सकते, दो दो तीन तीन से कैसे लड़ेंगे? वे बाइक वाले वहां मुझ लोगों को पकड़कर अन पर हमला कर देते हैं, जिससे वहां चीखे और दर्दनाक मौत दिखाई देती है लोगों की। बॉस उठो, होश में आओ और देखो क्या हो रहा यहाँ, ये बहुत सारे हैं, आपकी हेल्प की जरूरत है हमें, राहुल मोना को हिलाकर बोला। लेकिन इस समय मोना खुद को भूल गई थी और उसे ना किसी की आवाज सुनाई दे रही थी और कुछ दिखाई दे रहा था। बिग बॉस का घर, हाँ अब मजा आएगा, ये लड़की अब कुछ नहीं कर पाएगी, सब मारे गए अब। वो बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए बोला, तो उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। राणा, फिर से पार्टी शुरू की जाए, अब मुझे देखना है वो लड़की कैसे लड़ेगी एक साथ इन सब। जिसे सुनकर राणा 2 आदमी को इशारा करता है, तो वे लोग कई सारी बोतल लेकर आते हैं और फिर से पार्टी शुरू हो जाती है। क्लिनिक में गीता मैडम, संदीप सर उठो, देखो फिर से खूनी खेल शुरू हो गया है और अब की बार तो कई सारे बाइक सवार लोग जो कितने बुरी तरह से लोगों को मार रहे हैं। रजनी टीवी में देख और फिर सोफे पर सो रहे संदीप और गीता को उठाकर बोली, क्या यार सोने भी नहीं दे रही हो, और क्या हुआ? संदीप आंखें खोलते हुए जब टीवी में देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। गीता की नींद तो अचानक लग गई थी, इसलिए वो जल्दी से टीवी में देखने लगती है, जहां देख वो अपने मुंह पर हाथ कर बोली, इतने सारे खून पीने वाले लोग, ये लोग फिर क्यों वहां मौजूद है, क्या मरना है इन्हें? गीता राहुल को देख बोली, जो खड़ा होकर ये देख रहा था। तुम्हें उसकी चिंता हो रही है ना? संदीप बोला तो गीता ना में सिर हिलाकर बोली,
नहीं तो लेकिन क्या ना कि वो अच्छा काम कर रहा है, इसलिए बोल रही थी कि इन्हें एक एक इन लोगों को मारना था एक साथ तो नामुमकिन है। गीता उदास होकर बोलने के बाद भी उसके चेहरे पर आए राहुल के लिए चिंता के भाव जाने का नाम तक नहीं ले रहे थे और ये संदीप और रजनी समझ रहे थे, इसलिए वे बस सिर हिला देते हैं। पुरानी बिल्डिंग में, उठो नताशा कविता उठो यार, देखो हमारे पति कितने बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। लीली फोन में देखकर बोली तो नताशा और कविता की जल्दी से नींद खोल जाती है और दोनों उठकर बैठ जाते हैं। क्या हुआ दी, मेरा अर्जुन सही तो है ना? लीली की बात सुनकर कविता डरते हुए बोली। तो नताशा फोन में देख अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, ये भाग भगवान, इतने सारे खून पीने वाले लोग इनसे कैसे लड़ेंगे? हमारे पति जो मिलकर एक लड़की से नहीं लड़ पाए थे। नताशा बोली तो कविता भी शौक होकर बोली, क्या सच में? तो फिर ये वहां से भगाकर वापस आ जाए। कविता परेशान होकर बोली। लिली और नताशा भी परेशान थीं, पर वे इस बात से अनजान थी एक खूनी पीने वाला आदमी तो बेड के नीचे सो रहा है। वो बेचारा सीधा था बहुत, वो उसे कभी कोई लड़की नहीं मिली तो इसलिए बिग बॉस के पास गया था, पर इसके पास शक्ति तो आ गई लेकिन उसे लड़ना और उनका ज्यादा उपयोग करना नहीं आता है, इसलिए तो वो तीनों से डरा हुआ नीचे बैठ सो गया। उसे ही पता नहीं चला था, वो सोच रहा था कि एक से तो वो निपटने को सोच भी सकता है लेकिन तीन से नहीं होगा। उससे ऊपर से कविता ने उसका मुंह तोड़ दिया था और एक ने उसे थप्पड़ मार दिया, इसलिए वो और डर गया इनसे। हॉस्पिटल रूम में विक्रम एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है और फिर बेड से उठकर बोला, मुझे मेरी मोना के पास जाना होगा, वो अकेले कैसे लड़ेगी उन सब से। यही सोच वो रूम से बाहर आकर लिफ्ट से बाहर आकर हॉस्पिटल फिर आसपास देख तो कुछ जाने के लिए तो वो एक कार का डोर तोड़ देता है, मुक्का मारकर उसका लॉक खोलकर कार चालू करके निकल जाता है मोना को ढूंढने के लिए। होटल रूम में राशि के रूम में विनोद सोफे पर बिठा ये टीवी पर ये सब देख रहा था और पीछे बेड पर राशि राम को परेशान कर रही थी। वे लोग भी देख रहे थे, पर बीच में जब कुछ नहीं हो रहा था तो राशि राम के साथ बेड पर सोने के लिए आ गई थी। विनोद को गुड नाइट बोलकर बाकी वो उसे इशारे में जो कह देती है कि उसे राम के साथ करना है तो वो उसे परेशान करने ना आए। विनोद गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिला देता है। राम आकर सो रहा था लेकिन तभी राशि अपने कपड़े निकालकर उसके पास आ जाती है तो उसका सोना मुश्किल कर देती है। राशि क्या कर रही हो यार, तुम्हारा पति देख लेगा। राम धीरे से बोला और उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, पर राशि उसे घूर के देख और फिर उसका पैंट उतारते हुए बोली, तुम उसकी चिंता मत करो। विनोद जब टीवी देखता है तो वो ना किसी चिंता है और ना कुछ देखता है, समझे, अब चुपचाप लेटे रहो। इतना बोल वो उसके सारे कपड़े निकालकर फिर से उसके ऊपर आकर राम को अपने अदन लेकर बोली, बस यही चाहिए था मुझे। इतना बोल वो शुरू हो जाती है और राम डरते हुए कभी विनोद को देखता है तो कभी राशि के मुंह पर हाथ रखकर उसे आवाज ना करने को बोलता था जब तक वो खत्म ना हो जाए और राशि उसके ऊपर ना लेट गई। राम ये देख उससे बोला, अब तो दूर हो जाओ प्लीज, मुझे तुम्हारे पति से डर लगता है, पता नहीं कब वो हम देख मुझे गोली मार दे। जिसे सुनकर राशि जोर जोर हंसते हुए बोली, अरे यार मैं हूं तुम्हारे पास तो वो कुछ नहीं करेगा तुम्हारा। ओके ओके अब सो जाओ। राशि राम के आंखें बंद कर बोली और उसे खुद से चिपकाकर सोला देती है। राम के सोने के बाद वो उसी हालत में जाकर चादर ओढ़कर विनोद के गोद में सिर रखकर लेट जाती है। हो गया, विनोद राशि के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। तो राशि मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिला देती है, चलो अच्छा है अब सो जाओ, थक गई होगी नहीं तुम। राशि हाँ में सिर हिलाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। मुंबई शहर रात के समय करीब 10 से 12 लोग थे जिन्होंने सभी मासूम लोगों को मारकर उनका खून पी लिया था और फिर वे लोग कार के तरफ बढ़ने लगते हैं जहां पर विशाल, अर्जुन, विशाल और राहुल खड़े थे और कार में मोना और वो रेड वाली लड़की बैठी थी। ये दो हम लोगों की तरफ ही आ रहे हैं विशाल भाई, राघव अपने माथे से पसीना साफ करके बोला। अब क्या करे भाई हम, अर्जुन बोल और फिर सभी अपने कदम पीछे बढ़ाने लगते हैं। अरे मोना दी क्यों कार से बाहर नहीं आ रही, इस तरह ये लोग मेरे राघव को और बाकी लोगों को पकड़कर उनका खून पी जाएंगे। नताशा अपने फोन में देखते हुए बोली तो लिली हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ ये लोग बहुत है, इनसे नहीं लड़ सकते ये लोग, इससे अच्छा तो ये वापस आ जाए। दी क्या मोना दी कार में बैठी है और वो मेरे अर्जुन की रक्षा करने के लिए नहीं आ रही है, हमने उनके कहने पर ही अपने पतियों को भेजा था तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही है। कविता उदास होकर बोली तो नताशा हल्के गुस्से में बोली, आज अगर मेरे राघव को कुछ हुआ ना तो मैं मोना दी कभी माफ नहीं करूंगी, लाइफ कभी नहीं। मैं भी नहीं करूंगी, कविता बोली, पर लिली कुछ नहीं बोलती है, बस अपना सिर नीचे कर लेती है, जिसे देख नताशा बोली, क्या हुआ दी, क्या मोना दी के वजह से विशाल भाई को आज कुछ हो जाए तब भी आप उन्हें माफ कर सकती हैं, हम तो बिल्कुल भी उन्हें माफ नहीं करेंगे।
जिसे सुनकर लिली बोली, मोना दी ने मुझे रोकी जिसे इंसान के हाथों बचाया था, तब मेरे पति के वजह से मैंने उन्हें हमेशा के लिए खुद दिया था और खुद को रोकी के बाहों में देख मुझे अपने लाइफ से नफरत हो रही थी और जब उसने मुझे किस किया तो खुद को खत्म करने का भी मन कर रहा था और मैंने सोच भी लिया कि रोकी मुझे छुएगा उससे पहले मैं खुद को खत्म कर लूंगी, लेकिन तब मोना दी ने मेरे पति का बदला तो लिया, उस रोकी भाई को मारकर ऊपर से मुझे आज़ादी दिला दी और उन्हें पता चला कि मेरा कोई नहीं है तो उन्होंने राहुल से भाई के साथ मुझे छोड़ दिया। विशाल जी तो अब मेरे लाइफ में आए हैं, वो भी उनके वजह से, तो अगर आज मेरा पति उनके लिए अपनी जान भी दे तो शायद मैं उनसे नफरत नहीं कर पाऊंगी। इतना बोल वो अपना सिर नीचे कर अपने आंखों में आए आंसू को साफ करने लगती है और उसकी बात सुनकर नताशा और कविता अपना सिर नीचे कर लेती है। शायद आप सही बोल रही है, मेरा अर्जुन ने भी मुझे साफ बोला है कि उसकी लाइफ पर पहला हक उसकी दी मोना का, उसके बाद वो किसी को अपने लाइफ आने देगा, वो उनके लिए हंसकर मरने के लिए भी तैयार है। इतना बोल वो अपने आंखों से आंसू साफ एक लेती है तो नताशा बोली, हाँ ये बात तो है, चलो मना कि हम लोग उनसे नफरत ना कर पाए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि दी हमारे पतियों की रक्षा ना करे, क्योंकि केवल वो ही जो शायद इन लोगों को मार सकती है। उसकी बात सुनकर गीता और लिली हाँ में सिर हिला देती है। क्लिनिक में राहुल की जान खतरे में देखकर गीता के चेहरे पर परेशानी वाले भाव थे। अरे भागो वहां से, इनसे नहीं लड़ सकते ये, गीता बोली तो संदीप बोला, भागकर समस्या का हल नहीं निकलता गीता, तो क्या जानबूझकर मौत को गले लगा ले। गीता गुस्से में संदीप को देखकर बोली, अरे तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो, मैंने थोड़ी तुम्हारे पति को मात के मुंह में भेजा था, वो खुद गया है तो उसके साथ जो भी उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी, हम लोगों की नहीं, तो हम क्यों उसकी चिंता करें, मरने दो ना, वैसे भी वो कौन सा तुम्हारा पति है। संदीप बहुत हुआ, मैं आपकी इज्जत करती हूं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्यों आप कुछ भी बोलोगे, और मेरे और राहुल के बीच क्या है, वो मेरा पति है, यानी ये मेरा और राहुल का पर्सनल लाइफ है, तो प्लीज आप आगे से ऐसा ना बोलना कि वो मेरा पति है या नहीं, और हाँ वो हमारे लिए लड़ रहा है, अगर ये लोग नहीं मारे गए तो कोई नहीं बचेगा। पहली बार गीता संदीप गुस्से में इतना कुछ बोल गई और फिर वापस सामने टीवी की तरफ देखने लगती है। रजनी संदीप को देखती है जिसे शायद बुरा लगा गीता की बात सुनकर, पर वो कुछ बोलता नहीं है, बस चुपचाप सामने टीवी में देखने लगता है। बिग बॉस के घर पर ये लोग अब गए काम से, वो बूढ़ा आदमी हंसते ही बोला और ड्रिंक पीने लगता है, जिसे राणा हाँ में सिर हिलाकर बोला, लेकिन मालिक वो लड़की कार से बाहर क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी एक आदमी से लड़ सकते हैं, तो इतने सारे की बात ही अलग है। राणा वो लड़की डर के मारे अपनी कार से बाहर ही ना पा रही होगी, बेचारी, उसे पता है कि वो एक को मार सकती है, लेकिन इतने सारे लोगों को मरना उसके बस की बात नहीं है। वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला तो सभी लोग हंसने लगते हैं और हंसते हुए सभी लोग टीवी देखते हैं। वो लोग विशाल और बाकी लोग के पास आ पाते उससे पहले चिंटू उनके आगे आकर अपने साथियों से बोला, भाई लोग ये गलत, हम लोग फंस गए, उसे बिग बॉस के बताओ में आकर वो अपने मतलब से हम यूज कर रहा है और हम लोगों मरे जाएंगे। पागल हो गए क्या, किस तरह की बात कर रहे हो, बिग बॉस हमारे भगवान हैं, इस इंसानों ने हमें कमजोर समझा था, आज बिग बॉस ने हम इतना ताकतवर बना दिया कि हम लोग सभी मारकर अपनी ताकत दिखा सकते हैं, इसलिए है आगे से। बीच में खड़ा इंसान बोला और वो एक हाथ से चिंटू को दूर करता है तो आदमी उसे पकड़ लेता है और बाकी के लोगों में से 4 लोग, एक मोटा आदमी अर्जुन को पकड़ता है और 2 विशाल और राघव को, और एक लड़की राहुल को पकड़ लेती है जो उनसे मरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ वे लोग हवा में पकड़ लेता है और उनके गर्दन के तरफ अपना मुंह बढ़ाने लगते हैं। राघव, विशाल जी, लिली और नताशा बोली तो कविता परेशान होकर बोली, क्या हुआ, आप लोग अपने पति का नाम क्यों लिया, क्या वे कोई खतरे में, और मेरा अर्जुन क्या वो भी खतरे में है। हाँ हमारे पति और देवर जी भी खतरे में, और बहुत बड़े वाले, वो भी, उन्हें एक एक खूनी इंसानों ने पकड़कर उनका खून पीने जा रहे हैं। जिसे सुनकर कविता के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अर्जुन, कविता बस इतना बोली और बेहोश होकर बेड पर लेट जाती है। कविता, लिली और नताशा बोली, लिली जल्दी से उसके चेहरे पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाने लगती है, वो लोगों के आंखों में आंसू थे। और इधर गीता की भी इसी गलत थी, उसके आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं अपने पति के इतना करीब मौत देखकर, जिस रजनी और संदीप शांत करने में लगे थे। गीता संदीप के गले लगकर राइट हुए बोली, सर राहुल से बोलो कि मैं उसके लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, कभी उसका नाम भी नहीं लूंगी, बस वो खुद को इस तरह मौत के मुंह में ना डाले, मैं उससे दूरी तो बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन उसकी मौत नहीं। संदीप जिसे सुनकर गीता के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला,
शायद इसलिए वो तुमसे डर होना चाहता था, उसे पता कि वो ऐसा काम करता है जहां उसकी मौत कभी भी हो सकती है, इसलिए वो तुमसे दूर होना चाहता है ताकि तुम उसके याद अपनी पूरी लाइफ ना निकाल दो और आखिर में उसने तुम्हारे मन में अपने प्रति नफरत पैदा करनी चाहिए, लेकिन पर वो पागल ये भूल गया था कि अब तुम्हारे दिल उसके लिए इतना प्यार है वो खत्म ही नहीं हो सकता है। संदीप उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला और फिर टीवी की तरफ देखता है जहां उन लोगों ने लगभग राहुल और उसके साथ का खून पीना शुरू करने वाले थे। तभी वहां एक कार और रुकती जिसमें 4 लोग बाहर आते हैं तो लड़कियों अपने हाथ में बंदूक लिए और 2 लड़के उनके हाथ में राशि थे, पर दोनों ने कपड़े नहीं पहने थे, मतलब केवल अंडरवियर में थे। वे दोनों लड़के उस राशि से उन चारों को राशि से बांध दिया था जिन्होंने विशाल वो बाकी लोगों को पकड़े हुए थे। हम लेट तो नहीं हूं ना? जीतू अर्जुन और बाकी लोगों को देख बोला तो अर्जुन अपनी गर्दन पर हाथ रखकर अपना खून देखा बोला, थोड़ी जल्दी आ जाते तो और अच्छा होता यार। तुम लोग बात बाद में कर लेना प्लीज, पहले इन मारने का बारे में कुछ सोचो, सालों पर गोलियां ही काम नहीं कर रही। रूही एक लड़की पर गोली चलाकर बोली जिसे कुछ नहीं हुआ। सोचना क्या है लाडो, इनसे अभी यही रास्ता है हम लोगों के पास। अजीत अपने हाथ का रस्सी का छोर राहुल के हाथ में पकड़कर सामने सामने से अपने और आ रहे खूनी इंसान की तरफ गुस्से से बढ़ते हुए बोला तो राहुल उसे ऐसा करते हुए देखकर बोला, अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी थी, कम से कम कपड़े पहन कर जाते। क्या हुआ, क्या मेरे हैंडसम बाय की बॉडी अच्छी नहीं, बिल्कुल हीरो वाली। मोहिनी एक आदमी पर गोली कहलते हुए बोली जिसे पर गीली का कोई असर नहीं हो रहा था। अच्छी है लेकिन कपड़े पहन कर आता तो भी अच्छा लगता, राघव बोला जो राशि से बंधे आदमी के मुंह पर मुक्के की बारिश कर रहा था। अजीत आदमी के पेट पर लगातार मुक्के मारते हुए बोला, खबरदार मुझे अपना बाय बोला और ये भी तुम्हारी वजह से हुआ, ये भी मत भूलो समझी। ओके जानू, मोहिनी मुस्कुरा कर बोली और अपने हाथ से बंदूक फेंक कर उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोली जिस पर उसके बंदूक का कोई असर नहीं हो रहा था। वो आदमी जिसे मोहिनी को पकड़ने को होता है तो उसके पेट पति लात रखकर उसके कंधे बैठ जाती है जल्दी से और उसकी आंखें सुर के बाल पकड़कर खींचने लगती है तो वो दर्द में चीखने लगता है, जिसे देख रूही हंसते बोला, दी यह अच्छा है। और सामने खड़ी लड़की के ऊपर गोली चलने को होती है तो उसकी भी बंदूक की गोली भी खत्म हो गई थी तो वो रोनी सी शकल बनाकर बोली, मेरी भी बंदूक में गोली खत्म हो गई। और वो उस लड़की की तरफ अपनी बंदूक फेंक देती है और फिर वो उस लड़की तरफ भागती बिल्कुल मोहिनी की तरफ करने का सोच कर, पर वो अल्तकी अपना हाथ आगे बढ़ने लगती है तो वो बीच में से अपना रास्ता चेंज करके जीतू की तरफ भाग कर बोली, मुझे नहीं होगा, बचाओ मुझे। और वो लड़की रूही के पीछे पड़ जाती है। अब सब लोग बस देख पा रहे थे शोक में। ये लिली नताशा ये देखकर थोड़े राहत की सांस लेकर कविता को बातें हैं कि 4 लोग और आ गए वहां जिससे उनके पति की जान बच गई और अभी अभी लोग उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे सुनकर वो भी राहत के सांस लेती है जिसे बड़ी मुश्किल में होश आया था और वो अभी रो रही थी। संदीप गीता का चेहरा टीवी की तरफ करके बोला, देखो कुछ नहीं हुआ उसे, वो लड़ने की कोशिश कर रहा है वहां और लोग भी आ गए उनके मदद के लिए जो भी अच्छा लड़ रहे हैं। कुछ देर बाद वापस सभी लोग की गर्दन उन खून पीने वालों इंसानों के हाथों में थी और वे उनका खून पीने लगते हैं। तभी ऊपर से आसमान से गोली की बारिश होने लगती है उन लोगों पर, जिसे वजह से विशाल, रूही, मोहिनी, अर्जुन, राहुल, राघव, जीतू और अजीत उन लोगों के हाथ से बचकर कार में आकर बैठ जाते हैं अपनी अपने और ऊपर देखते हैं तो पायल आ गई थी सीएम सर के हेलीकॉप्टर में और 2 जवान गोलियों की बारिश कर रहे थे उन लोगों पर, जिससे वे लोग कुछ देर के लिए रुक तो गई थी। तब तक पायल रस्सी से नीचे उतरकर मोहिनी की कार में पीछे आकर बोली, अंकित सर कहाँ है? जिसे सुनकर रूही पूछे की तरफ इशारा करती है डरते हुए, लेकिन पायल नहीं डरती है, वो लास्ट वाली सीट पर अंकित के पास बैठ जाती है। सर, इतना बोल वो उसके सीने से चिपक जाती है और वही लोग अपना अपना मुंह खोले देखते रह जाते हैं, ये लड़की की क्यों शेर के मुंह में हाथ डाल रही है यार। तभी उनके कार के आगे बंदूक और कपड़े गिरते हैं ऊपर से और फिर वो हेलीकॉप्टर चला जाता है। तुम लोगों कपड़े पहनो और लड़ो उनसे, जाओ मैं अंकित को लेकर आती हूँ। पायल सभी को देखकर बोली, जिसे सुनकर कोई कुछ बोलता तभी पायल अंकित के होठों अपने होठ रख उसे किस करने लगती है और बाकी लोग बस देखते रह जाते हैं। ये लड़की पागल है, चलो लड़ते हैं। अजीत गहरी सांस लेकर बोला, कार से बाहर निकल जाता है। जिसे सुनकर सभी लोग मुस्कुराकर कार से बाहर आ जाते हैं। जीतू और अजीत कपड़े पहनने लगते हैं और तब तक मोहिनी और रूही उन लोगों पर बंदूक से फायरिंग करने लगती है। तभी जीतू पीछे पलटकर कार का सीन दिखने के मोड़ता है एक नज़र, तभी रूही उसके सिर पर मारकर बोली, वो देखने की चीज नहीं होती करने की होती है।
इतना बोल हंसने लगती है और बाकी लोग भी। जीतू घूर के रूही को देखता है और फिर भी बंदूक उठा लेता है। कुछ बंदूक और बची थी जिन्हें विशाल और बाकी लोग उठा लेते हैं। और मोना अभी उसी तरह बैठी थी। वो लंकी जिसे देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैडम आप इतना क्यों खो गई? जरूरी नहीं कि आपने जो देखा गया और जो आपको दिखाया गया सच हो। जब तक आप अपने पति के मुंह से ना सुन ले कि वे आपसे प्यार नहीं करते हैं तब तक आप प्लीज कोई फैसला ना करें। जिसे सुनकर मोना के आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो वो लटकी आगे बोली, अगर आपको विश्वास है तो अपने विश्वास पर विश्वास रखकर आप अभी सभी की जान बचाएंगे। देखो बाहर इनमें कोई नहीं है जो इन खून पीने वालों इंसानों को मार सके, केवल आप ही ये काम कर सकती है। जिसे सुन मोना सिर मोड़कर बाहर देखती है। कोई भी किसी को नहीं मार पा रहा था। राहुल की तो हालत खराब हो गई, वो ज्यादा समय तक नहीं लड़ पाएगा। दूसरी कार में पायल अंकित को किस कर रही थी। तभी अंकित एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है और पायल को अपने बाहों में भरकर उसके कपड़े फाड़ने को होता है तो पायल उसे रोककर बोली, नहीं सर रुको, मैं खुद उतार देती हूँ। और वो जल्दी से अंकित के हाथ को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए अपने सारे कपड़े निकाल लेती है, जिससे उसे पर टूट पड़ता है। और फिर बाहर खड़े लोगों को कार हिलने की आवाज आती है तो सभी एक नजर कार को देखते हैं। क्या इस समय ये करना जरूर है? मतलब यार हम लड़ाई करने आए हैं ना, मतलब कोई बिना कपड़ों के लड़ने आ रहा है तो कोई आकर कार में वो सब। राघव बोला तो जीतू और अजीत उसे घूरते हैं। अरे भाई वो पायल दी अंकित सर के अंदर के जानवर को शांत कर रही है जो हमें बच्चियों के पीछे पड़े थे। राघव की बात सुनकर और जीतू की शकल देखकर रूही हंसते हुए बोली। जिसे सुनकर राघव कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसकी बंद की गोली खत्म हो जाती है और जिस पर गोली चला रहा था वो उसके तरफ भागता उसका खून पीने के लिए तो राघव अर्जुन के पीछे आ जाता है, जिससे अर्जुन को दो दो पर गोली चलाने पड़ रही है। राघव क्या कर रहा है यार, तेरी वजह से मेरी गोली खत्म। वो इतना बोला था कि उसकी भी बंद की गोली खत्म हो जाते हैं और फिर वे दोनों शौक होकर एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों अपने पास आ रहे दोनों खूनी इंसान को आता हुआ देखकर फिर राहुल को देखते हैं। वो पहले ही अपना खाली बंद दिखा देता है और फिर सभी एक दूसरे को देखते हैं। अब एक एक सभी की बंदूकों ने अपने हाथ जोड़ लिए। अब उनसे ना सभी एक दूसरे को देखते हैं। अजीत गहरी सांस लेकर बोला, कब तक भागे, इनसे लड़ना तो पड़ेगा। इतना बोल वो सामने खड़े खूनी इंसान की तरफ भागता है। अजीत, मोहिनी उसे ऐसा करते हुए देखकर बोली। अजीत सामने खड़े आदमी के सीने में मुक्का मरता है पर उसे कुछ नहीं होता है, उल्टा उसके हाथ में भी दर्द होता है। मर गया। अजीत सपने उस आदित्य को दूसरे हाथ में लेकर बोला। तभी उसके चेहरे पर एक मुक्का पड़ता है और वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। अजीत, मोहिनी उसके पास आकर बोली। उसके मुंह से खून बहने लगा था और इधर सभी को एक एक ने पकड़ लिया और अब तो वे गुस्से में सभी मारने के एकदम से उनके ऊपर हमला करते हैं। मोना और वो लंकी ये देख रहे थे। ये सब आपके भरोसे बैठे हैं कि अगर इनसे नहीं हुआ तो आप हैं इनके पीछे, इन्हें बचाने के लिए दी मेरा चिंटू का। भले ही ये लोग खून ना पी पाए लेकिन वे लोग उसे भी घायल कर सकते हैं। वो लंकी बोली और जो भी टीवी पर देख रहा था उन्हें लग रहा था कि इन लोगों को अब कोई नहीं मार सकता और जो उन्हें बचाने वाले थे अब वे खुद की जान नहीं बचा सकते हैं। कई के आंखों में आंसू थे। लीली, नताशा, कविता, गीता और सीएम सर खुद दुखे थे और जो हंस रहा था वो बूढ़ा व्यक्ति जिसने सोच ही लिया कि अब कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। तभी राहुल से लड़ रहे खूनी इंसान दो कदम पीछे हो जाता है। राहुल और बाकी लोग उसे कंफ्यूज होकर देखते हैं और वो आदमी अपना सिर नीचे करके अपने पेट में देखता है तो वहां एक चाकू घुसा हुआ था जिससे उसका नीला खून बाहर आ रहा और वो फिर अपना सिर ऊपर करके सामने देखता है। राहुल और बाकी लोग भी सभी सामने देखते हैं तो वहां लंकी खड़ी थी जो अपने हाथ में एक चाकू घुमा रही है और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो आदमी गिर पड़ता है और वही उसकी मौत हो जाती है। देखने वाले शौक थे और कोई शौक से बाहर आ ही नहीं पाया। तभी सभी के सामने से बस एक काली परछाई निकलती और अगले ही पल एक खूनी इंसान की लाश नीचे गिरती और वो उसे देखते मुंह खोले तब तक वो परछाई फिर से उनके आगे से निकलती और फिर से एक खूनी की लाश गिरती। वो लंकी यानी मोना का ये रूम सब पहली बार देख रहे थे। उसके आंखों में कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि मोना ने ये और कोई जिसे आंखों और चेहरे पर सिर्फ सामने वाले को मारने की आग थी। देखने वाले फिर चाहे बिग बॉस या सीएम सर या फिर बाकी शहर वाले सभी को मुंह खोले के खोले रह गए थे। वो बूढ़ा व्यक्ति ने जिन लोगों को खूनी इंसान बनाए थे सबको एक तरफ कर दो और मोना के इस रूप को एक तरफ। तब भी मोना के आगे वे लोग 100 में 10% के बराबर भी ना, क्योंकि वो उन्हें इस तरह मार रही थी जिसे घर पर कोई लेडी खाना बना रही जल्दी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।